हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो हम लोग आज पार्ट 3 ऑफ इवोल्यूशंस देखेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि हमारे पास व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस के लिए हमारे पास इवोल्यूशन जो हुआ इस अर्थ पे, उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल है। एविडेंसेस एविडेंस दैट evolutions of life forms has indeed taken place on earth has came from many quarters। मतलब कि क्वार्टर्स क्या है, एक टाइम पीरियड्स का एक यूनिट है ना। तो इससे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में है ना अलग अलग इवोल्यूशंस हुए हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। जो फॉसिल्स पाए गए ना, मतलब कि जीवाश्म उसे बोलते हैं कि जीव का अंश है ना। आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स है जो कि रॉक में पाया गया। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट ऑन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये कहने का मतलब हुआ कि जो फॉसिल्स है, जीवाश्म है, वो जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। फिर उनमें डेथ हुआ, डेथ होने के बाद उसके ऊपर से एक लेयर आया, किसका, सेडिमेंटेशन उसे बोलते हैं। तो एक रॉक्स का लेयर आया, फिर उसके ऊपर दूसरा। तो जब हॉरिजेंटली है ना, जब वर्टिकली क्रॉस सेक्शन हम इस सेडिमेंटेशन को करते हैं, तो हम उसमें पाते हैं क्या कि अलग अलग लेयर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल्स पाया गया। Different aged rock sediment contains fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment। मतलब कि कुछ सारे पर्टिकुलर सेडिमेंट जब बन रहे थे, उस बीच में क्या होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स डेड हो गए। अब डेड होने के बाद उसके अंदर दफन हो गए। तो डिफरेंट एज्ड रॉक, अलग अलग एज के जो रॉक हैं, उसके सेडिमेंट जो हैं कंटेन करते हैं फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ठीक। who probably die during the formation of particular sediment। उस पर्टिकुलर सेडिमेंट बनने के प्रोसेस में वो क्या होंगे, डेड होके उसके अंदर दफन हो गए होंगे। सम ऑफ देम अपियर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। उसमें से कुछ जो है वो अभी के ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे डायनासोरस। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में। A study of fossils in different sedimentary layers indicate the geological periods in which they existed। जब अलग अलग फॉसिल्स के स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो सेडिमेंट्री लेयर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, वो इंडिकेट करता है कि वो किस जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल पीरियड्स में, पीरियड्स भी क्या है, एक टाइम पीरियड्स है, उस जियोलॉजिकल पीरियड के बीच में वो एग्जिस्ट करते थे। The study show that life forms varied over time, है ना, and certain life forms are restricted to certain geological time span। स्टडी ये बताता है कि जो लाइफ फॉर्म्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो अलग अलग समय पे, है ना, अलग अलग समय पे वेरियस थे, अलग अलग समय पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स थे। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड, और कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है किसमें, जियोलॉजिकल टाइम स्पेन के अंदर में। मतलब कि उसी टाइम के बीच में वो लाइफ स्पेन हमें देखने को मिला, बाकी समय में नहीं मिला। Hence new life forms of the life has arises at different types in the history। इसीलिए अलग अलग समय पे अर्थ के हिस्ट्री के अलग अलग समय पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट किए, ठीक है। ऑल दिस कॉल द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और इसे क्या बोला जाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जो फॉसिल्स के रूप में हमें मिलता है। उसके आगे देखते हैं, डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियोएक्टिविटी डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स। ठीक है। तो सबसे ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का बात हो गया, जहाँ पे हम लोग कार्बन डेटिंग या फिर हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे डेट जो है पता चलता है कि कौन सा रॉक कितने ईयर पुराना है।
पहला फॉसिल्स का हमारे पास एविडेंस था। दूसरा एविडेंस के बारे में हम बात करते हैं, जो क्या है, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर इवोल्यूशंस। Embryological supports for evolutions was also proposed by Ernst Haeckel, है ना, based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrae that are absent in adult। इसमें क्या हुआ कि एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशंस में अर्नस्ट हैकल ने इस प्रोपोजिशंस को दिए थे एंड ऑब्जर्व द सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग इम्ब्रायनिक स्टेज। उन्होंने स्टेज पे, इम्ब्रायनिक स्टेज पे कुछ फीचर्स को ऑब्जर्व किया टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, जो कि जो फीचर एम्ब्रायनिक स्टेज में तो सभी वर्टिब्रेट्स में था, बट आगे उसके जब एडल्ट होने में उसके पास नहीं था। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ह्यूमन develop a row of vestigial gill slit, है ना, just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found any other adult vertebrates। ठीक है, कि जैसे कि गिल स्लिट्स जो थे वो सभी के सभी वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रायोनिकल स्टेज में पाया गया, लेकिन वो बाद में चल के सिर्फ और सिर्फ फिश के पास है, बाकी किसी वर्टिब्रेट्स के पास नहीं है। However, this proposal was disproved on the careful study performed by Carl Ernst von Weir ने इस propositions को क्या किया, डिस्कार्ड किया। He noted that embryos never pass through adult stage of other animal। उन्होंने देखा कि embryo जो है, he noted that embryo never pass through adult stage of other animal, कि एम्ब्रियो जो है वो कभी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता है। कौन? कार्ल अर्नस्ट वॉन वीर ने। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो, है ना। और कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी, अब ये तीसरे जो हमारे पास एविडेंसेस है उसके बारे में बात कर रहा है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो, है ना। जो पहले थे और अभी है, इस दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस जब किया गया ना, किसके बीच में, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में, तो कुछ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस भी पाए गए। A family tree of Dinosaurus, their modern day counterpart organisms like crocodile and birds, जिसका अभी क्या है, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, इसका अभी का है, जैसे कि इन सभी का किससे मैच करता है, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स से इन सभी का जो पहले का फीचर्स जो था और अभी के फीचर्स में कुछ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस मिल रहे हैं। Such similarity can be interpreted and understand whether the common ancestor were shared or not। ये इस तरह के इंटरप्रेशन से, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से हमें ये पता चलता है कि वेदर उनका जो कॉमन एंसेस्टर्स कौन थे। फॉर एग्जाम्पल whale, bats, cheetahs and humans, all mammals share similarity in pattern of bone of 4 limbs, है ना। सिमिलरिटी पता, बोन ऑफ 4 लिम्स में उन्होंने सिमिलरिटी देगा। Those these 4 limbs perform different functions in their animals, और जबकि ये 4 limbs जो है वो अलग अलग functions करते हैं, जैसे कि whale में, बैट में, है ना, बैट में फ्लाई का काम करता है, चीता में रनिंग में, ह्यूमन में तो 4 limbs का काम जानते हैं। They have similar anatomical structures, all of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges and in their 4 limbs में ये सभी चीज पाया गया। Hence in these animals same structure develops along different directions due to adaptations to their different need। यहाँ पर सेम ही स्ट्रक्चर जो था वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डायरेक्शन में मूव किया, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, मतलब कि ओरिजिन सेम है ना, बट फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, उसके अंदर बोन्स भी सेम है, फंक्शन अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस। एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, और इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस, मतलब कि ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस जो है वो अलग अलग हैं। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलॉजी क्या बताता है, कॉमन एंसेस्ट्री बताता है, कि मतलब बहुत पहले जो थे ये क्या थे, कॉमन एंसेस्टर थे इसके पास। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट्स
हार्ट और ब्रेन। दूसरे एग्जाम्पल क्या है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट्स है और ब्रेन है, ये भी एग्जाम्पल है इसके। प्लांट ऑल्सो the thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent homology. Homology में tendrils, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita है ना, ये दोनों होमोलॉजी शो करता है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस वेयर एज एनालॉजी रेफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। एनालॉजी में सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब कि ओरिजिन अलग अलग है बट फंक्शंस क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ हम बात करते हैं कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई इंसेक्ट का बर्ड है एंड बर्ड का विंग्स जो है वो क्या है, मैमल्स का बर्ड, मैमल्स का विंग्स है। ये दोनों का काम क्या है, फ्लाई करने का, बट एक दोनों से ये क्या है, ओरिजिन में डिफरेंट है। दे आर नॉट एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, फंक्शन सिमिलर शो करते हैं। Hence, analogous structures are result of convergent evolutions. ये convergent evolutions का example है। Different structures evolving of the same functions and hence having similarity. Okay, समझ गए आप लोग। Other examples of analogy are eye of octopus and mammals or flippers of penguins and dolphins. Penguins and dolphins का flippers, ठीक है, अलग अलग functions कर रहे हैं दोनों। One can say that the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different group of organisms but toward the same functions। हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर जब नीड पाया जाए ना, सिमिलर हैबिटेट, अगर एक ही तरह का हैबिटेट है, ठीक, अगर हैबिटेट जो है वो कैसा है, एक ही तरह का हैबिटेट है, सिमिलर हैबिटेट, तो उससे रिजल्ट होता है क्या, सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टेशन फीचर्स। तो उससे सेलेक्ट किया जाता है सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स के, एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, तो सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इन द डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शंस, और सेम तरह का काम करते हैं। Sweet potato root modification and potato the steam modification is the another example of analogy। दोनों का काम स्टोरेज है, बट एक स्टीम है, दूसरा रूट है। In this same line of argument, similarity in the protein and gene perform a given function among diverse organisms give clue to common ancestry। मतलब कि similarity इन प्रोटीन एंड जीन, प्रोटीन और जीन में सिमिलरिटी दिखता है। परफॉर्मिंग द गिवन फंक्शंस, जो जीन और प्रोटीन जो है ना वो सेम तरह के फंक्शंस कर रहे हैं। अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ये भी कॉमन एंसेस्ट्री का बात करता है। उसके बाद देखते हैं दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री, मतलब बताता है कि इससे पहले हमारा एंसेस्टर जो थे वो सेम थे। एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जिससे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। मैन हैज ए ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट, मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर। मैन ने ग्रो किया किसको, प्लांट को और एनिमल को, फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। इसके लिए अलग अलग एनिमल को और प्लांट को क्या किया उन्होंने, ब्रेड किया, मतलब कि अपने पास ग्रो करवाया। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी विल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। मैंस ने बहुत सारे विल्ड एनिमल्स और क्रॉप्स को क्या किया, डोमेस्टिकेट किया, मतलब आसपास रखा, उसे ग्रो किया, उसे उसका उत्पादन किया। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। और इसके ब्रीडिंग से है ना बहुत सारे, मतलब कि नए नए ब्रीड जो बने है ना, उससे नए और डिफरेंट ब्रीड का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि डॉग का बात हो रहा है। बट स्टिल आर द सेम ग्रुप, लेकिन अभी भी क्या है, वो सेम ग्रुप में है। इट इज आर्ग्यूज दैट, और अभी भी वो क्या है, सेम ग्रुप में है। इट आर्ग्यूज दैट इफ विद इन 100 of years men could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years। मतलब कि ये आर्ग्यू किया जाता है कि 100 ईयर में जो मैन ने इतने ब्रीडिंग करके नए नए स्पीसीज का जनरेट कर दिया, इसी चीज़ को
इसी चीज़ को एनवायरनमेंट को जनरेट करने के लिए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। Another interesting of observation supporting evolutions by natural selections comes from England. नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। ठीक, यही डार्विन का बात किया जाएगा। इन कलेक्शंस ऑफ मोथ, अच्छा सॉरी, इन कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850s. Before industrialization set, it was observed that there were more white-winged moth on tree than the dark-wing और melanized moth, है ना। डार्क विंग या मेलेनाइज्ड मोथ उसे बोलते हैं। तो वाइट मोथ जो था वो ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? However, in the collection carried out by the same area, but after the industrializations 1920, there was more dark-winged moth in the same area. The propositions was reversed. प्रोपोर्शन वाज रिवर्स। ये रिवर्स क्यों हो गया? यहाँ पे बोगेनवेलिया का थॉर्न्स एंड कुकुरबिटा का थॉर्न्स के बारे में बताया गया है। मेन चीता वाइट बैट्स, इसके जो है स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही दिख रहे हैं। द एक्सप्लेनेशंस पुट फॉर द ऑब्जर्वेशंस वाज दैट द प्रीडेटर्स विल स्पॉट ए मॉथ अगेंस्ट कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। जो प्रीडेटर है वो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड के अंदर क्या करते हैं? उस इंसेक्ट को पता करते हैं, है ना, उसको पहचानते हैं। During post-industrialization period, the tree trunk becomes dark due to industrialization, smoke and soot. स्मोक एंड सूत के वजह से ट्री का जो जिस ट्री पे वो मौत रहता था उसका कलर क्या हो गया? डार्क हो गया, है ना। ट्री के ट्रंक का कलर डार्क हो गया। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर। वाइट विंग मॉथ जो है उसके ऊपर सर्वाइबिलिटी पे सवाल आ गया और उसे अब चुन चुन के खाया जाने लगा। डार्क विंग और द मिलेनियन मोथ सर्वाइव। डार्क विंग जो थे अब सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि कॉमोफ्लेज शो हो रहा था डार्क डार्क ट्रंक और उसके बीच में। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेंस कवर द ट्री। वाइट ग्रोथ जो था, वाइट कलर के लाइकेंस जो था वो पूरे ट्री पे क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। ठीक है, पूरे ट्री पे लाइकेंस जो है वो ग्रो कर रहे थे। एंड और उस समय में क्या होता था? इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग्स मॉथ सर्वाइव्ड बट द डार्क कलर मॉथ वेयर पिक्ड अप बाय प्रीडेटर। उस समय क्या था? वाइट मॉथ जो था वो तो छिप जा रहा था, लेकिन कलर्ड मॉथ जो थे वे प्रीडेट कर दिए जाते थे। डू नो दैट लाइकेन कैन यूज टू इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इंडिकेटर? यस, लाइकेन जो है वो SO2 पॉपुलेशंस में ग्रो नहीं कर पाता है और ये शो करता है कि एयर में पॉल्यूशन जो है वो नहीं है जहाँ पे लाइकेंस का ग्रोथ हो रहा है। They will not grow in the area that are polluted. Hence, moths that were able to camouflage themselves, hide in background, survived. And this understanding is supported by fact that in area where industrialization did not occur, in rural area, the count of melanic moth was low. This shows that mixed populations, है ना, those that can better adapt, survive and increase population size. Remember that no variant is completely wiped out. यहाँ पर याद रखने की बात है कि कोई भी वेरिएंट जो है वो पूरा का पूरा वाइप आउट नहीं हो गया। Similarly, excess use of herbicide pesticides has only result in selection of resistant वेरिएंट इन मच लेसर टाइम स्केल। मतलब कि बहुत कम समय में ही क्या कर लिया गया? सेलेक्ट कर लिया गया। किसको? जो रेसिस्टेंट वेरिएंट है उसे सेलेक्ट कर लिया, बाकी को क्या किया? डिसलेक्ट किया। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी अप्लाई एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं ना, वो भी क्या हो रहे हैं? रेसिस्टेंट हो रहे हैं। Hence, resistant organisms cell are appearing in time scale of month or year, not centuries, है ना। रेसिस्टेंट organisms are appearing in time scales of month or years, not century। ये सेंचुरी में नहीं, रेसिस्टेंट organisms हम आए दिन देखते हैं, है ना, जो कि सालों में या फिर महीने में ही आ जाते हैं। These are example of evolutions by एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये एग्जाम्पल है किसका? एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का एग्जाम्पल है। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशंस। This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinisms.
है ना। ये बताता है कि इवोल्यूशन नहीं है डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इट इज इट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस, है ना। स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। ये बताता है कि चांस इवेंट है, मतलब कि जो इवोल्यूशंस का प्रोसेस है ना, ये चांस इफेक्ट है। मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को ऐसा चेंजेज आया जिससे उसके चांस जो है ना सर्वाइबिलिटी का बढ़ जाए, तो उसका इवोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक। एंड चांस म्यूटेशंस, है ना, या फिर चांस म्यूटेशंस मतलब कि अगर कुछ ऐसा म्यूटेशंस होगा जो उसको सर्वाइबिलिटी को सपोर्ट करे, तो उससे हो जाएंगे। तो इस तरह के चीज़ें ऐसा इवोल्यूशंस के बारे में बोलते हैं, ना कि ये डायरेक्टेड है, मतलब कि किसी एक डायरेक्शंस में ये जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।